हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज से हम लोग रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स का डेली एक सेट कवर करेंगे। और यह जो सेट है आपको डेली रात को 8 बजे मिल जाएगा। आज थोड़ी सी विलंब हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी में जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न जो होगा मैथ से होगा और 30 प्रश्न जो होगा वो रीजनिंग से होगा। तो हम लोग 40 प्रश्न डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स का कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन वीडियो के आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए सेशन शुरू करते हैं और वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कीजिए। पहला प्रश्न देखिएगा कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट का, ग्रुप डी का, उसी पर आधारित है। तो देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है। इसका परमाणु संख्या जो होता है 8 होता है। आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपको विन्यास पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कि कैसे निकाला जाता है। तो 2 और 6 होगा और ये 6 जो है आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है और यही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 से 3 सेकंड में आप लोग आंसर दे दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकाली जा सकती है 2n² के फॉर्मूले से। जैसे कि मान लीजिए कि सेल कौन कौन से हैं, KLMN। ठीक है फ्रेंड्स, के जो है पहला सेल है, L जो है दूसरा है, M जो है तीसरा है और N जो है चौथा सेल है। अगर आपको पता करना है कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो देखिएगा 2n², नंबर ऑफ सेल है, n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ सेल है। तो 2 के का कितना वैल्यू है, n का 1 है, तो 1 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए कितनी आएगी, के में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आएगी। उसी प्रकार आप L का निकाल सकते हैं, M का निकाल सकते हैं और N का निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए, यूरिया का निर्माण जो होता है ये होता है यकृत में। यकृत यानी कि लीवर में। लीवर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिएगा, लीवर जो होता है इसका वजन 1.5 kg से लेकर के 2 kg तक होता है। एक प्रश्न तो यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि यकृत द्वारा किसका श्रावण होता है। तो यकृत द्वारा पित्त का स्रावित होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत से, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा जाता है कि यकृत जो है, मैं जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, यकृत जो है प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। उसके बाद बात करें तो दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट का उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त में ग्लूकोज वाले भाग को जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और शरीर को जब ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो इसी ग्लाइकोजन को फिर से वह विघटित कर देता है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, फ्राइबिनोजन। याद रखिएगा, फ्राइबिनोजन, ये प्रश्न पूछा जाता है। फ्राइबिनोजन एक प्रोटीन है और इसका जो निर्माण होता है कहाँ होता है, तो यकृत में होता है फ्राइबिनोजन, याद रखिएगा। और यह जो होता है फ्राइबिनोजन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। उसी प्रकार से हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन याद रखिएगा, यह भी एक प्रकार का प्रोटीन है। फिर से मैं लिख देता हूँ, हिपैरिन। हिपैरिन जो है एक प्रकार का यह भी प्रोटीन है और यह शरीर के अंदर जो है रक्त के जमने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकता है। और इसका भी निर्माण कहाँ होता है, इसका भी निर्माण जो है यकृत में ही होता है। उसके बाद सुनिएगा, मृत आरबीसी। मृत आरबीसी जो होते हैं यानी कि लाल रक्त कण, मृत आरबीसी को नष्ट कौन करता है, यकृत ही करता है। और भोजन में जहर देकर यानी कि पॉइजन देकर मारे गए व्यक्ति का अगर पता लगाना हो कि इसको जहर दिया गया है तो इसमें जो यकृत ही है यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको इतनी सारी बातें ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 22 जनवरी 2020 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में किस स्थान पर भारत रहा। तो देखिएगा, ये जो है 2019 का रैंक है और इसको जारी जो किया गया है 2020 में किया गया है। इसका आंसर बताइएगा। तो देखिए, सबसे पहले जानिए कि इसको जारी कौन करता है, लोकतंत्र सूचकांक को। इसको जारी करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, याद रखिएगा। और इस वर्ष इसमें भारत का जो स्थान रहा है
भारत 10 अंक फिसल के 51वें नंबर पे आ गया है। ठीक है, पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर आइसलैंड है, तीसरे स्थान पर जो है स्वीडन है, याद रखिए, और सबसे आखिरी स्थान जो है वो नॉर्थ कोरिया का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में करवाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो चार मीनार का निर्माण जो है कुतुबशाही वंश के सुल्तान मोहम्मद कुतुब, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कहाँ करवाया था? तो हैदराबाद में, हैदराबाद में करवाया था। कब करवाया था? तो 1591 ईस्वी में। यह सन भी आपको याद रखना है। और मूसी नदी के पूर्वी तट पर यह स्थित है। आप सभी जानते हैं कि हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के पूर्वी तट पर यह स्थित है चार मीनार। और इसका निर्माण जो है प्लेग जो बीमारी हुई थी उसी के उन्मूलन के पश्चात यह कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं, तो सबसे कम जो रिएक्टिव एलिमेंट हैं वो कौन से हैं आपको बताने हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ये है उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस, अक्रिय गैस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है शून्य जो है इस वर्ग की ये तत्व हैं। याद रखिएगा टोटल कितने जो है अक्रिय गैस हैं, या उंगली पर काउंट कीजिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन। ठीक है, याद रखिएगा इनको। और आर्गन जो है प्रकृति के वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। जेनॉन जो है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। और रेडॉन जो है यह रेडियो सक्रिय तत्व है और इसका उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा सबसे पहला जो एशियाई खेल हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1951 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था 1951 में, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें कि सबसे पहले वाटर पोलो टीम ने किस वर्ष जो है एशियाई खेलों में जीता था स्वर्ण पदक, तो ये इसी एशियाई खेल में जीता था 1951 में, याद रखिएगा। और इस ये जो खेल हुआ था एशियाई खेल 1951 वाला, इसमें भारत का स्थान जो रहा था दूसरा रहा था। भारत ने टोटल 34 पदक जीते थे, जिसमें कि 10 गोल्ड मेडल भी शामिल था। 10 गोल्ड मेडल था, 12 जो था सिल्वर मेडल था और 12 जो था वो कांस्य मेडल था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग एवं त्वरण शून्य होता है। वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये स्क्वायर है होता है, वह लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वह नहीं होगा, यहाँ वेग होगा। ठीक है, वेग लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है तथा त्वरण शून्य होता है। वेग लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है तथा त्वरण समान बना रहता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए जब भी किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है जबकि इसका वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। लेकिन वेग तो शून्य हो गया, लेकिन नीचे जो है जी तो लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो तो लग रहा है, तो जी तो रहेगा ही। कितना है जी का वैल्यू होता है? जी का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए वेग इसका कहाँ हो गया? एक सबसे जो शीर्ष पर जो ये पहुँचता है तो इसकी वेग जो है शून्य हो जाती है। ठीक है, लेकिन इस पर जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ वो तो लगेगा ही, तो उसका जो वैल्यू है वो कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो सही आंसर है कि वेग इसका शून्य होता है, त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी जो है प्रवाहित नहीं होती है? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और यह भारत, पाकिस्तान और चीन में बहती है। अफगानिस्तान में ये नहीं बहती है, ध्यान रखिएगा। सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम जो है इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि दुर्लभ साइबेरियाई सारस खाली स्थान है, नियमित रूप से आया करते हैं, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल है। तो कहाँ आते हैं बताइएगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ,
तो ये राजस्थान में है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ जो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं, ये कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है बताइए आप इसको कमेंट करके। उसके बाद मैं बता रहा हूँ वेदंतगल पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। और रंगनाथिट्टू पक्षी विहार जो है ये कर्नाटक में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। वित्तीय आपातकाल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा वित्तीय आपातकाल है, तो वित्तीय 3 तरह के आपातकाल हैं। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और तीसरा जो है वो है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 में है वित्तीय आपातकाल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि राष्ट्रपति शासन कब लगा था, पहली बार किस राज्य में लगा था, तो ये लगा था पंजाब में। याद रखिएगा पहली बार पंजाब में लगा था। और कब लगा था, तो 1951 में लगा था। वित्तीय आपातकाल अभी भी अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। अगर बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल, तो ये 3 बार लगा है। कब कब लगा है, तो 1962 में लगा है, 1971 में लगा है, और 1975 में लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके बताइए। अगर बात करें कि चयन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन, तो ये बनाए गए हैं सुनील जोशी। भारत के पूर्व स्पिनर हैं ये सुनील जोशी, और इनको बीसीसीआई के चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अगर बात करें बीसीसीआई के सीईओ कौन है, तो बीसीसीआई के सीईओ हैं हेमंग अमीन। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। तो ये कौन सा रोग है जो कि जानवर के काटने से मनुष्यों में फैलता है, तो ये है रेबीज। ठीक है फ्रेंड्स, रेबीज है। और ध्यान रखिएगा रेबीज को जो है ये कौन से वायरस के द्वारा फैलता है, तो रेबीज जो है रेबडो वायरस, आपको याद रखना है कौन सा वायरस है, रेबडो वायरस के द्वारा ये फैलता है। और ये कुत्ते के काटने से, चमगादड़ के काटने से इत्यादि और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनके काटने से ये वायरस शरीर में चला जाता है। और इसमें होता यूँ है कि रोगी जो है पागल हो जाता है, उसके बाद जीभ बाहर निकालने लगता है और उसको पानी से डर लगता है, जिसको कि हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। और इसके टीके की खोज जो है रेबीज की किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था इसके टीके की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और ये हीमोफीलिया जो है यह क्या है, जेनेटिक रोग है एक। उसके बाद आप कैंसर देख रहे हैं, गलसुआ जो है ये भी वायरस से होता है। ठीक है, ये भी वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है बताइए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए जल शोधन में जो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि विपरीत परासरण का जो है प्रयोग किया जाता है। ये विपरीत परासरण है क्या, तो इस तकनीक में जो है पानी को एक यांत्रिक दबाव में अर्ध परागम्य झिल्ली से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में जल में उपस्थित जो अधिक सांद्र जो होते हैं वो झिल्ली को एक तरफ रह जाते हैं और शुद्ध पानी जो है झिल्ली के दूसरे तरफ चला जाता है। आपने आरओ को देखा होगा, आरओ जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर की। एमएस डॉस के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस औद्योगिक मानक नाम क्या था। तो देखिएगा ये प्रथम जो वायरस था इसका नाम रखा गया था ब्रेन। ठीक है, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 1986 में जो है रिलीज किया गया था। कब रिलीज किया गया था, 1986 में। 15 नंबर देखिए, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे। परमाणु बम पूछा जा रहा है, तो ये थे कौन, जूलियस ओपेनहीमर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जूलियस ओपेनहीमर। और परमाणु बम जो है यह नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर बात करें हाइड्रोजन बम की, तो इसकी खोज किया था एडवर्ड टेलर ने। ये भी आप ध्यान रखिएगा, एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है, यानी कि किस नियम पर वह कार्य करता है। तो मेटल डिटेक्टर जो है यह फैराडे के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है वह 2015 30 नवंबर के दिन हुई थी। पेरिस जलवायु सम्मेलन में इसकी स्थापना का जो है घोषणा किया गया था, पेरिस जलवायु सम्मेलन में 2015 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है बताइए। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है ये है अहमदाबाद में, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो देखिएगा 29वां पूछा जा रहा है, तो 29वां जो है यह किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। सिंधी साहित्यकार ये जो है इनको दिया गया है वासुदेव मोही को। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और इनका जो कहानी संग्रह है चेक बुक, इसी के लिए इनको दिया गया है, चेक बुक के लिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि 28वां किनको दिया गया है, रेलवे में अक्सर 1 साल से अधिक का करंट अफेयर पूछा जाता है, 1 साल पहले का भी करंट अफेयर पूछ लिया जाता है, तो आपसे 28वां भी पूछा जा सकता है। तो 28वां किनको दिया गया था, तो 28वां दिया गया था तेलुगु भाषा के साहित्यकार के शिवा रेड्डी को, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो सबसे पहले बताइए आप कि चोल वंश की स्थापना किसने किया था। चोल वंश की स्थापना जो किया था वो किया था विजयालय ने। किसने किया था, विजयालय ने किया था। उसके बाद अगर बात करें कि इसका अंतिम शासक कौन था, तो इसका अंतिम शासक था राजेंद्र चोल तृतीय, राजेंद्र चोल तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पोलियो ड्रॉप की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो पोलियो ड्रॉप की खोज बताना है, यहाँ देखिएगा ड्रॉप पूछा गया है। अगर पोलियो का टीका पूछा जाता तो पोलियो का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। पोलियो का टीका, माफ कीजिएगा, जोनास सॉल्क ने किया था। ठीक है, जोनास सॉल्क ने किया था। और टीके की खोज जो है, टीकाकरण की खोज जो है किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, इनको जो है प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। किनको, एडवर्ड जेनर को। और जोनास साल्क ने पोलियो की टीके की खोज की थी। और पोलियो के ड्रॉप की खोज जो है एडवर्ड सैबिन ने किया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है। 2 बार नोबेल पुरस्कार इनको किनको मिला है, भौतिकी में 1 बार और 1 बार रसायन विज्ञान में। तो इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये मिला था 1903 में इनको दिया गया था। ठीक है, 1903 में जो है रेडियो सक्रियता के लिए भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। उसके बाद जो है 1911 में जो है 1911 में शुद्ध रेडियम निष्कर्षण के लिए, शुद्ध रेडियम निष्कर्षण के लिए इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। तो 1903 में और 1911 में दिया गया था मैडम मैरी क्यूरी को, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 में हुई थी। और आप बताइएगा कि कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मैं ऑप्शन बताता हूँ, 4, 5, 6, 7 बताइएगा। चलिए, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। पहली भारतीय महिला पूछा जा रहा है। तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, यह है आरती शाह। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कुछ और भारतीय महिलाएं हैं, इनके बारे में जानिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। 7 प्रमुख सागर को तैरकर पार करने वाली महिला वो कौन है, ये है बुला चौधरी। ठीक है, बुला चौधरी हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आगे बात करें हम लोग, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, रीना कौशल धर्मशक्तु। रीना कौशल, याद रखिएगा, रीना कौशल, इतना ही आप याद रखिएगा, धर्मशक्तु। ठीक है, धर्मशक्तु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था। इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने 1 मई 1939 को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज, बहुत लोग सोचते होंगे, तो देखिएगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है ये किया था किन्हें, रास बिहारी बोस ने किया था 1942 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान फ्री इंडिया लीजन, यहाँ लिखिएगा फ्री इंडिया लीजन नामक सेना का गठन भी किया था सुभाष चंद्र बोस ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था। एंग्लो बर्मी युद्ध जो है ये हुआ था 1885 से लेकर के 1888 तक में, ठीक है। ऑप्शन में 1886 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, लेकिन आप 1885 से 1888 ध्यान रखिएगा। और उस समय वायसराय था कौन, लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था। और इसी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और इस युद्ध में जो है, यह जो युद्ध हुआ था इसमें जो है वर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। और वर्मा जो है भारत से अलग कब हुआ था, तो ये अलग 1937 में हुआ था। और अब इसका नया नाम हो गया है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार हो गया है इसका नया नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर के नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं आपको याद होना चाहिए, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो देखिएगा कहाँ से होकर नहीं जाती है, मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप लोग अपना स्कोर बताइएगा। सपोज कीजिए कि कल अगर एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम हो जाता है तो आप वैसे तैयारी कीजिए, उस लेवल की तैयारी कीजिए, एग्जाम चाहे जब हो जाए आपको कोई फिक्र ना हो। सत्रिया नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो सत्रिया जो है बताना है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये है कहाँ का, असम का, ठीक है, असम का है। बिहू भी है, सत्रिया भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष जो है शुरू किया गया था, शामिल किया गया था, शुरू किया गया था। तो ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 1952 के बार्सिलोना ओलंपिक में, ठीक है। बार्सिलोना कहाँ है, स्पेन में है, याद रखिएगा। बार्सिलोना ओलंपिक में जो है 1952 में जो है इसको शामिल किया गया था। और ध्यान रखिएगा 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक होगा उसमें पुरुष और महिला एकल, पुरुष और महिला युगल, पुरुष और महिला मिश्रित युगल को भी शामिल किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2020 के अपने वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो क्रिस्टल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को जो है मेंटल हेल्थ को लेकर के किए गए कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया। 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव बताइए कहाँ किया गया। तो ये किया गया है लखनऊ में, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया था, इसका उद्घाटन किया था युवा मामले के मंत्री किरण रिजिजू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जा रहा है, तो सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखिए यहाँ सीधे अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि भारत के भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल या फिर ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। सीधे पूछा जा रहा है कि अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। अगर पूछा जाता है कि ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो कौन होते, लॉर्ड माउंटबेटन होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा कहा जाता था। तो ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित हैं। तो ये कौन कौन से 4 राज्य हैं, ये हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आप सभी को पता होगा 6ठी अनुसूची में जो है ये 4 राज्य हैं, इनके अनुसूचित जो है जनजातीय क्षेत्रों से ये नियंत्रण से संबंधित हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है, नागालैंड नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्या देवी भंडारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चारों ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। तो देखिए विद्या देवी भंडारी जो हैं ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं, इतना तो आपको पता होगा। और ये नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। उमियम झील बताइए, उमियम झील कहाँ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उमियम झील जो है ये कहाँ है,
मेघालय में है। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आप लोग लास्ट में अपना जो स्कोर है उसको भी कमेंट करके बताइएगा। कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए फ्रेंड्स इस सीरीज में आपको बहुत सारे नए प्रश्न भी सीखने को मिलेंगे। तो कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये है आंध्र प्रदेश में, और ध्यान रखिएगा ये एक जो है हाथी अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो तीसरा कहाँ हुआ था, करंट अफेयर का प्रश्न है। तीसरा हुआ था गुवाहाटी में, ठीक है, और पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा था, महाराष्ट्र रहा था। ठीक है, और चौथा जो होगा ये कहाँ होगा, हरियाणा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर की फरवरी 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन हैं। फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन हैं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बृजेंद्र पाल सिंह। ठीक है, बृजेंद्र पाल सिंह है। अगर पूछा जाता है एक और प्रश्न यहाँ से कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंसर के, इसके चेयरमैन कौन हैं, तो ये हैं प्रसून जोशी। ठीक है, और हाल ही में जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो अध्यक्ष चुना गया है वो चुना गया है परेश रावल को, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 39 नंबर देखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। यह प्रश्न मैंने इसलिए शामिल किया है कि आपने सुना होगा कि हाल ही में एंडीज पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है एकांका गुआ, कौन सी ऊंची चोटी है, एकांका गुआ जो है, इस पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली जो लड़की बन गई हैं वो बन गई हैं काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन बन गई हैं। इसीलिए हो सकता है कि ये प्रश्न आपसे इस तरह भी पूछा जाए कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है, तो ये है दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो एकांका गुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे का एग्जाम देना है आप सभी को, तो रेलवे से संबंधित यह प्रश्न है, बताइए इसके आंसर आपको देना है। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और ठीक कल 8 बजे से हमारा जो है दूसरा टेस्ट आ जाएगा। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन कल से हम लोग टाइम पे आएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं कल हम 8 बजे इसी सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।